दोस्तों नमस्कार। एपीएस नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम सैनी आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी लोगों को ज्ञात है कि 18 तारीख से आरयूएचएस के सभी बैचलर एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर अपना हुनर जो भी पूरे साल भर उन सभी बच्चों ने पढ़ा है वो अपना हुनर वहां एग्जामिनेशन में दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि एग्जाम आ रहा है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, लेकिन एक एग्जाम का जो फियर होता है, एक डर होता है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर पाल्पिटेशन क्रिएट कर देता है, एक घबराहट डेवलप कर देता है। तो आज मैं आप सभी लोगों के बीच में एपीएस नर्सिंग एकेडमी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि पहली बात कि डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने साल भर पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो रिमेनिंग आपके पास डेज बचे हैं, इन डेज का भी आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया, इस समय का भी आपने पूरा उपयोग किया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जीत निश्चित है। किसी को इंप्रेस करने के लिए आपको ये चीज नहीं करनी है कि मैं फेल हो गया या फिर मुझे रैंक लेके आनी है, मैं फेल हो गया तो मैं किसी को फेस कैसे करूंगा। टूटना नहीं है, समझ रहे हो ना। अरे आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी हूं, और सबको पसंद आ जाऊं भगवान थोड़ी हूं। बस इसी दो लाइनों को अपने दिल में लेकर के आपको हमेशा रहना है और मेहनत करनी है और जी जान से लग जाना है। आज तारीख हो गई है 9, आने वाले 7 से 8-10 दिन के अंदर आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। पहली बात, आपका जो पेपर होगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, उसके अंदर आपको करना क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार से आपको उन क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जिन क्वेश्चंस और जिन प्रश्नों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, उनमें से आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी है और इन क्वेश्चंस को भी आपने प्रॉपर तरीके से देख लिया ना, मैं गारंटी देता हूं आपको अच्छी रैंक लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए हम बात करते हैं एमएसएन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में है। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने की 99 नहीं 101% मैं गारंटी दूंगा कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस प्रकार से कॉपी के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करके आप एग्जामिनर से जो कॉपी चेक करने वाला है उससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। हिप्नोटाइज किस प्रकार किया जाता है देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। समझ रहे हो मेरी बात। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका सीओपीडी। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका सीओपीडी। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लिख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। एक आज मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख नोट कर लेना और आपका एग्जाम का जो दिन होगा और एग्जाम देकर के आप आ जाना और ये क्वेश्चन मिला लेना आपके क्वेश्चन पेपर में से। नहीं आए तो मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये डिसऑर्डर कहां से, कौन से सिस्टम से है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीओपीडी। अब इसमें क्या किस प्रकार से पूछा जा सकता है, देखो या तो शॉर्ट नोट्स में आएगा या फिर अगर बड़े क्वेश्चन के अंदर आया तो ये टुकड़ों में आएगा। किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें सब टाइटल होगा, सब मार्किंग की जाएगी ए बी सी करके। ए के अंदर आज पूछा जाएगा डिफाइन सीओपीडी, सी के अंदर पूछा जाएगा राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द सीओपीडी, और सी के अंदर पूछा जाएगा राइट डाउन द इन डिटेल ऑफ सीओपीडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द सीओपीडी, जिसके अंदर आपको प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव ये सारी चीजें मेंशन करनी होगी कि एक रेस्पिरेटरी केसेस आया आपके पास में सीओपीडी का, तो आप उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखेंगे, किन किन सिचुएशन से सीओपीडी होने की संभावना है, इसको आप परिभाषित क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी होगी। तो सीओपीडी एक आपका क्वेश्चन आना ही आना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका न्यूमोनिया का, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड है ट्यूबरकुलोसिस का। इन तीनों क्वेश्चन को बेटा रट लेना, गारंटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम में से एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। नोट डाउन कर लिया आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्यूट रीनल फेलर एंड क्रोनिक रीनल फेलर। एक्यूट रीनल फेलर एंड क्रोनिक रीनल फेलर, ये किसका पार्ट हो गया आपका, किसका पार्ट हो गया, यूरिनरी सिस्टम का।
रीनल सिस्टम का, ये सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोर प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए। अब आप कहोगे साहब कि सर बड़े क्वेश्चन पूछा, मान लो 12 नंबर का या 10 नंबर का, छोटा क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें, किस प्रकार से हम डिटरमाइन करें कि हमें बड़ों में कितना लिखना है, छोटे में कितना लिखना है? तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट नोट्स अगर पूछ लिया तो आपको बिल्कुल सरल भाषा में डेफिनेशन हेडिंग डालनी है और एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में बताना है कि एक्यूट रीनल फेलियर होता क्या है, क्रोनिक रीनल फेलियर क्या होता है, देन रिस्क फैक्टर, जितने भी आपको लगता है कि किन किन चीजों से हो सकता है। रीनल की बात आ गई तो एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन से आपका किडनी फेल हो सकती है, यस और नो, हो सकती नहीं हो सकती है। हेपेटोटॉक्सिसिटी मेडिसिन लेने की वजह से हो सकती है। तो जितने भी सिम्टम्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपको लगता है कि इन कंडीशन से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, ठीक है ना, और हो सकता नहीं हो सकता है, तो रिस्क फैक्टर जितने भी आ रहे हैं आपको उसमें लिख देना है। साइलेंट सिम्टम्स आपको कुछ लिख देने हैं और हल्का फुल्का उसमें मैनेजमेंट लिख देना है, ठीक है ना। और बेसिक मैनेजमेंट में लाइन होती है, मेंटेन द न्यूट्रिशन, मेंटेन द पोजीशन लेवल, है ना, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ये चीजें आपको लिख करके क्या करनी है, अपनी कॉपी के अंदर आपके क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है। जितना ज्यादा लिखोगे, एग्जामिनर के जो हाथ हैं वो इस तरीके से चलते रहते हैं। हम भी बहुत सारी कॉपीज चेक करते हैं, समझ रहे हो ना। एग्जामिनर सिर्फ आपकी स्टार्टिंग के अंदर एक आपका एक वो देखता है वे ऑफ प्रेजेंटेशन कि किस प्रकार से आप लिखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत में ही आपको इस प्रकार से मेन चीजों को आपको हाईलाइट कर देना है कि एग्जामिनर नंबर देते समय उनकी नजरें सिर्फ उसी पॉइंट पर लगे, वो बाकी की चीजें पढ़े ही नहीं। इसे बोलते हैं हिप्नोटाइज करना। नंबर लेना, नंबर दिए नहीं जाते हैं, एग्जामिनर द्वारा नंबर छीने जाते हैं, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है रीनल स्टोन। नेक्स्ट क्या है, रीनल स्टोन, क्लियर है। इसके बाद आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, लिख लिया आप सभी लोगों ने, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बेटा डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, क्लियर है। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि एक बार अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो फर्दर जितने भी इंफॉर्मेशन है, आईयूएचएस के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं आपके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। बिकॉज आज हमें इस क्षेत्र के अंदर 12-13 सालों का अनुभव है, हमें पता है कि पैटर्न किस प्रकार से आता है। बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि बच्चे कूल रहे, काम रहे, शांत रहे, घबराहट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए आपके दिल में। डरना तो है ही नहीं, कुछ नहीं है दिमाग के अंदर, ये पॉजिटिविटी साइकोलॉजी के साथ जाना एग्जाम देने के लिए कि मुझे सब आता है, ठीक है ना। और अगर आपने साल भर नहीं पढ़ाई की है तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, नैया पार लग जाएगी आपकी, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं अगर एक्सेसिव हो गए तो हाइपरथायरॉयडिज्म, और देन कम हो गए हार्मोन्स तो हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट चलते हैं आपके हार्ट फेलियर। किन किन कंडीशन में होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है ये पेपर सेट करने वालों के लिए, हार्ट फेलियर, ठीक है ना। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, आपका एंजाइना पेक्टोरिस हो गया जिसमें काफी सीवियर पेन होता है चेस्ट के अंदर। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट माइनर से डिफरेंस है इनमें, तो आपको इन चीजों का भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। लिख लिया आप सभी लोगों ने, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, और आपका डायबिटीज मेलाइटस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, तो कहने का मतलब रोल ऑफ नर्स इन प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ नर्स। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नर्स की जो रोल है वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम तक ही नहीं, आप जब कंपटीशन का एग्जाम देने भी जाएंगे ना तो एम्स लेवल के एग्जाम्स के अंदर पूछा ही जाता है हर चीज के अंदर, जो घुमा फिरा के जो क्वेश्चन बनाते हैं कि नर्स के रोल बताइए। बिकॉज हम क्या है, एक नर्स ही तो है, तो नर्स के रोल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कि कोई भी बीमारी दे दी आपको, है ना, कोई भी पर्टिकुलर बीमारी दे दी, इसमें कुछ भी पूछ लेंगे। प्री ऑपरेटिव केयर कि एक नर्स जो पेशेंट है उसके एडमिट होने से पहले, उसके ऑपरेशन से पहले
आप उसको क्या किस प्रकार से हैंडल करेंगे, क्या क्या केयर देंगे, इंट्रा ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन के दौरान आप क्या क्या आप पेशेंट को केयर देंगे, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर